कुछ चीज़ों को थोड़ा रैपिड फायर तरीके से लिख लीजिए जो इसको वाइंड अप करे। भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? R.K. षणमुगम सेठी हैं, ठीक है। वर्तमान में भारत के वित्त मंत्री कौन है? अंतरिम सरकार के वित्त मंत्री कौन थे? लियाकत अली। भारत के जो बजट पेश किए थे भारत का मतलब स्वतंत्रता के पहले 46-47 वाले में, अंतरिम सरकार के जो बजट पेश किए कौन थे? लियाकत अली। वही बाद में प्रधानमंत्री बने कहाँ के? पाकिस्तान के। ऐसा कभी हुआ कि भारत में किसी गवर्नर ने बजट पेश किया हो? मंत्री ने नहीं किया, गवर्नर ने किया। C.D. देशमुख ऐसे अकेले व्यक्ति हैं जो रिजर्व बैंक के गवर्नर पद पर रहते हुए 51-52 का अंतरिम बजट पेश किए थे। C.D. देशमुख ने गवर्नर पद पर रहते हुए अंतरिम बजट पेश किया था। भारत में कम से कम 3 अवसरों पर प्रधानमंत्री ने बजट पेश किया है, कम से कम 3 अवसरों पर। एक बार जवाहरलाल नेहरू, एक बार इंदिरा गांधी और एक बार राजीव गांधी। भारतीय बजट का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किसके नाम है? जन्मदाता है जेम्स विल्सन। जेम्स विल्सन। और सबसे अधिक बार बजट पेश करने का श्रेय जाता है मोरारजी देसाई को। इकोनॉमिक्स का कुछ टर्म्स बताया था, तो वो टर्म्स भी थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा। उसी में से कुछ टर्म हम जो इम्पोर्टेंट है 2, 4, 10 बताते रहे, ठीक है। पहले बताया हुआ है लेकिन फिर से उसमें से अति महत्वपूर्ण को रिपीट करते रहे। जैसे एड वैलोरम, एड वैलोरम, EAD, एड VALOREM, एड वैलोरम। एड वैलोरम क्या होता है? देखिए, वस्तुओं पर लगाए गए कर। एड वैलोरम क्या है? तो वस्तुओं पर लगाए गए कर जो उनकी मात्रा के आधार पर न होकर मूल्य के अनुसार लगाया जाए। यानी मात्रा पर नहीं लगा के किस पर लगाया जाता है? मूल्य पर। तो उसको कहते हैं एड वैलोरम। आजकल UPSC BPSC दोनों में एक वक्र पूछने की परंपरा रही है। वक्र तो 2-3 तरीके का वक्र है, 4-5 तरीके का है, ज़्यादा ही वक्र है। लॉरेंज वक्र है, लाफर वक्र है, बेवरिज वक्र है, कुजनेट्स वक्र है, बेवर वक्र है, जे वक्र है और एंजिल बे वक्र है। कर्व, वक्र मतलब कर्व या ग्राफ, ठीक है ना। तो इस बार के लिए जो कि लिख लीजिए, 1-2 लिख लीजिए इसमें से, सारे में से लिखिए। लाफर वक्र, ये अमेरिकन अर्थशास्त्री थे और मतलब उनका नाम था आर्थर लाफर। यह कर की दर, लिखिए, यह जो वक्र है यह कर की दर एवं कर से प्राप्त कुल राजस्व के मध्य संबंध, यही पूछता है कि किसके बीच संबंध है। तो कर की दर और कर से जो कुल राजस्व प्राप्त होता है उसके मध्य जो संबंध होता है उसी को यह बताता है। यानी कर की दर और कर से प्राप्त कुल राजस्व के मध्य संबंध का एक ग्राफ है। उन्होंने बताया कि जब कर की दर जो है, ये मान लीजिए स्थिति अनुकूल होगी तो कर की दर बढ़ रही है, तो कर की दर बढ़ेगी तो राजस्व में दर बढ़ने के बावजूद भी कमी आएगी, लेकिन नॉर्मली लगता है कि वो बढ़ेगा, कमी आएगी। यही इसका मेन कंसेप्ट है, ठीक है। और यदि उसका उल्टा हुआ तो इसका उल्टा होगा। यानी कि दोनों जो ये क्वांटिटी है, दोनों जो वेरिएबल्स हैं, इसको वेरिएबल बोल ना, चर, तो इन दोनों चरों में विपरीत रिलेशन है, यही याद रखना है। लाफर वक्र में क्या है? दोनों जो एलिमेंट्स हैं दोनों में रेसिप्रोकल रिलेशन, ठीक है। अब लिखिए बेवरिज वक्र। लाफर हो गया, लाफर के बाद है क्या? बेवरिज। बेवरिज, बेवरिज में लिखिए किसी अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी के स्तर और रोजगार की उपलब्धता के स्तर, एक स्तर है बेरोजगारी का और दूसरा है रोजगार की उपलब्धता का स्तर, दोनों के बीच
एक यदि ग्राफ बनाते हैं, इन दोनों का जो ग्राफ बनेगा उसी कर्व को बेवरेज कर्व बोलते हैं। इसमें भी विपरीत संबंध होता है, याद रखिए, इसमें भी विपरीत संबंध होता है। लिखिए कुजनेट्स वक्र, कुजनेट्स वक्र, कुजनेट्स, कुजनेट्स वक्र, कुजनेट्स वक्र, ये भी यहाँ लिख लीजिए ब्रैकेट में, ये राष्ट्रीय आय के यही जनक थे। कुजनेट्स जो है राष्ट्रीय आय के कंसेप्ट के जनक इन्हीं को माना जाता है। देखिए आर्थिक विकास और आर्थिक विषमता, कुजनेट्स वक्र क्या होता है? विकास, आर्थिक विकास, और दूसरा क्या है? आर्थिक विषमता। आर्थिक विकास और विषमता के बीच में जो संबंध स्थापित करे वह है कुजनेट्स वक्र। एक सवाल इससे आएगा, ठीक है ना। एक लिखिए फिलिप्स वक्र, फिलिप्स वक्र। चौथा क्या हो गया? फिलिप्स, फिलिप्स वक्र, फिलिप्स वक्र लिखिए। लॉरेंस भूल गए, चलिए फिलिप्स वक्र लिखिए। मौद्रिक मजदूरी की दर क्या है? फिलिप्स वक्र लिखिए। मौद्रिक मजदूरी की दर, मौद्रिक मजदूरी की दर और बेरोजगारी की दर, मौद्रिक मजदूरी की दर और बेरोजगारी की दर, ठीक है, इन दोनों में जो परिवर्तन होता है, यहाँ भी लिखिए परिवर्तन और यहाँ भी लिखिए परिवर्तन। इन दोनों के परिवर्तन के बीच जो ग्राफ बनेगा ना, उसी को कहते हैं फिलिप्स वक्र। यह भी दोनों के बीच विपरीत संबंध दर्शाता है। यहाँ भी दोनों के बीच इस वक्र में कर्व तभी बनेगा ना जब विपरीत संबंध होगा, ठीक है ना। ज़्यादातर केस में विपरीत या असमानता दर्शाते हैं। अगला लिखिए लॉरेंज वक्र। नेक्स्ट इज लॉरेंज, लॉरेंज वक्र, लॉरेंज, लॉरेंज वक्र लिखिए। यह थोड़ा सा टिपिकल है। लॉरेंज वक्र जो है, जैसे इसमें तो आपको समझ ना, मौद्रिक मजदूरी, मौद्रिक मजदूरी क्या हुआ? पैसे में जो मजदूरी की है, पैसे के लिए जो मजदूरी, उसको मौद्रिक कहेंगे। जो मुद्रा, जिसका वैल्यू मुद्रा में है, तो मौद्रिक हो गया। तो मौद्रिक मजदूरी के दर में परिवर्तन और बेरोजगारी की दर में परिवर्तन का एक ग्राफ है। लेकिन यहाँ क्या है? देखिए यह लॉरेंज वक्र के बारे में लिख रहा है। यह आय प्राप्तकर्ताओं के, आय प्राप्तकर्ताओं के संचयी प्रतिशत के संदर्भ में, आय प्राप्तकर्ताओं के संचयी प्रतिशत के संदर्भ में कुल प्राप्त की गई आय के, संचयी प्रतिशत के संदर्भ में कुल प्राप्त की गई आय के संचयी प्रतिशत को प्रदर्शित करता है। अब तो दिमाग का दही बन गया होगा, कुछ समझ में नहीं आया होगा। आ गया समझ में? हाँ, अब इसमें सीधा समझिए कि जो मान लीजिए कोई इनकम किसी को हो रहा है, ठीक है, उसका जो एक इनकम प्राप्त करने वाला है और दूसरा क्या है कि कुल आय है। तो इनकम जो प्राप्त हो रहा है और जो आय है, उन दोनों का एक क्यूमुलेटिव, जैसे इसको जोड़ ले रहे हैं और उस जो आय है वो टोटल एक जगह है, इन दोनों के बीच जो संबंध स्थापित करता है, जैसे आय प्राप्त करता, समझ में आ रहा है? तो आय प्राप्त, हाँ, उसको जोड़ेंगे तो क्यूमुलेटिव, उसको ए प्लस बी प्लस सी जो नहीं होता है, क्यूमुलेटिव एडिशन जिसको कहते हैं, तो उनका जो संचयी प्रतिशत होता है, उसका टोटल जो मतलब जोड़ेंगे जितना परसेंटेज वो होगा विथ रिस्पेक्ट टू ऑल, प्रतिशत वही निकलता है ना। किसी ऑल के बारे में के रिस्पेक्ट में किसी सीमित को देखेंगे तो क्या होगा? क्यूमुलेटिव परसेंटेज कहलाएगा। तो वही बोल रहा है कि क्यूमुलेटिव परसेंटेज को दर्शाता है, यानी कि टोटल आय प्राप्त करने वाला लोग
और जो टोटल आय है, व्यक्ति और आय, इन दोनों के बीच का जो एक रिलेशन दिखाता है। तो इससे क्या पता चलेगा कि आय का यदि समान वितरण है तो वक्र टेढ़ा नहीं होगा, और असमान वितरण होगा तो वक्र कर्व ज़्यादा होगा, यही ना होगा। तो वही लिखता है इसमें, सीधा ये पूछता है कि जितना वक्राकार होगा असमानता का स्तर उतना ज़्यादा होगा। क्वेश्चन यही पूछेगा कि लॉरेंज वक्र यदि ज़्यादा कर्व लिए हुए है तो आय का वितरण असमान है, याद रहेगा। लॉरेंज वक्र का ज़्यादा कर्व क्या दर्शाता है कि आय का वितरण असमान है। अब लिखिए बेकर वक्र, जब इतना लिख ही रहे तो बेकर भी लिख लीजिए। बेकर वक्र, बेकर है प्रजनन तथा आर्थिक विकास के बीच संबंध। अभी आप लोगों को समझ में आ रहा है कुछ, प्रजनन का आर्थिक आय से क्या संबंध है, हैं? थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। अच्छा ये बताओ, सिंपल, हम इसको सिंपल कर देते हैं कि यदि प्रति व्यक्ति आय, मीनू, यदि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है तो प्रजनन में वृद्धि होगी या कमी होगी? ऑनलाइन में बताइए कोई। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि प्रजनन में वृद्धि कराएगी या कमी कराएगी? जिसको पैसा रुपया नहीं हो बाल बच्चा पैदा करेगा? नॉर्मली देखिए एक सीमा तक अलग है आप सामाजिक तौर पर, लेकिन नॉर्मली जिसको आर्थिक संसाधन कम है उसका मानसिकता क्या होता है, पढ़ा लिखा आदमी यदि नॉर्मल आदमी है तो, कि बच्चे कम पैदा करें, कि हम मान लीजिए 4 बच्चा हो जाएगा तो उसको कहाँ से बेहतर भविष्य दे पाएंगे। तो 1 बच्चा 2 बच्चा तक लोग सीमित हो जाते हैं बिना सरकारी किसी इसके, ठीक है। लेकिन जिसको आर्थिक इशू नहीं है तो ये सोचता है बच्चा पैदा करने से पहले कि भाई हमारा 3 बच्चा होगा तो कौन स्कूल में एडमिशन कराएंगे, कितना फीस लगेगा, सोचता है। ये तो मध्यम वर्ग का काम है। नहीं, हम वक्र पे बात कर रहे हैं। बेकर वक्र कहता है कि जब एक शुरुआती दौर में आय यदि जब बढ़ता है तो प्रजनन क्षमता, मतलब प्रजनन की क्षमता तो नहीं कहेंगे, दर बढ़ेगी, क्योंकि आय है उसको चिंता नहीं है तो 1 के बदले 2 बच्चा भी हो गया कोई बात नहीं, 4 भी हो गया कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन जब आय की क्षमता एक सीमा से अधिक हो जाएगी तो यह प्रजनन दर को नियंत्रित भी कर देता है, खुद ब खुद नियंत्रित भी करता है। यही वक्र, ये जो रिलेशन है ना कि प्रजनन में और आय में रिलेशन, इसलिए इसको समझ लीजिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेकर। बात समझ में आ रही है कि कुछ सीमा तक प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि प्रजननता में वृद्धि करती है, लेकिन एक सीमा के बाद वह वृद्धि उसमें कमी लाती है। क्लियर हो गया? तुम कहे सोचने पड़ गई, इतना समझ में आ रहा है कि सोच रही हो कुछ, है ना? ठीक है, ठीक है। तो इसका यदि ग्राफ दिखाना हो, आप लोग मेंटल एबिलिटी में यदि हम पूछ रहे हैं सवाल कि यदि ऐसा ग्राफ दिखाना हो कि एक सीमा तक वो बढ़ेगा अब फिर कमी लाएगा, तो यह कैसे इसका ग्राफ प्रदर्शित किया जाएगा? ऐसा मान लीजिए यह क्वाड्रेंट है और इस सीमा में हम इसको प्रदर्शित करना था, इस वाले एंगल में इसको दिखाना चाह रहे हैं, कैसे दिखाएंगे? ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा, ऐसे कम हो रहा ना ये, ऐसे कीजिए, इसको हटा दीजिए, तब तो हो जाएगा। उल्टा यू की तरह हो जाता है। एक बार संता और बंता गए कोई इंटरव्यू देने के लिए, तो संता से जो सवाल पूछा, बोला बंता बोला कि तुम आके हमको बता देना। तो उससे जाके पूछा कि एम लिख के दिखाओ, ठीक है। तो एम लिखा, बोला एम से क्या होता है, तो बोला बता नहीं पाया था, फिर बताया कि एम फॉर मदर। तो हाँ हाँ जी, तो मैं भूल ही गया था। बाहर आया, बंता को बता दिया कि एम से जो हमसे पूछा है ऐसे एम लिखा, और पूछा कि ये एम से क्या होता है, तो हम बता दिए कि एम फॉर मदर। यार तू तो बहुत तेज है, तेरा तो बहुत अच्छा रहा, देखते हमसे क्या पूछता है। वो गया तो उसे डब्लू पूछ दिया। बंता से डब्लू पूछा तो बोला कि ये डब्लू, तो डब्लू नहीं बताया। वो कह रहा है कि अरे ये तो संता की माँ है, लेकिन उल्टी क्यों पड़ी है? तो यह यू है, उल्टा पड़ा है, बेकर, ये बेकार हो गया है इसलिए उल्टा पड़ा। चलिए जे वक्र, ठीक है ना, जे वक्र, जे
जे वक्र। ऑनलाइन से कोई आवाज़ नहीं रही, आवाज़ नहीं जा रही है क्या मेरी आप लोग को? चलिए, नहीं इतना बढ़िया चुटकुला पर भी आप लोग कोई आवाज़ नहीं है, हमको लगा कि ठीक है। चलिए, तो ये लिखिए जे वक्र। अब जे वक्र का परिभाषा लिख लीजिए, फिर हम बता देंगे सिंपल लैंग्वेज। परिभाषाएं पता नहीं क्यों बहुत कठिन लोग बना देते हैं और सामान्य भाषा में समझ में नहीं आता। जैसे अवमूल्यन से उत्पन्न भुगतान शेष की आरंभिक प्रतिकूलता को स्पष्ट करता है जे वक्र। देखिए, अवमूल्यन से उत्पन्न भुगतान शेष की आरंभिक प्रतिकूलता को स्पष्ट करता है और बाद में निर्यात बढ़ते और आयात घटते हैं। फिर से बोल रहे हैं, अवमूल्यन से उत्पन्न भुगतान शेष की आरंभिक प्रतिकूलता को स्पष्ट करता है और बाद में निर्यात बढ़ते और आयात घटते हैं और भुगतान शेष की दशा अनुकूल हो जाती है। कितना आसान है नहीं? भुगतान शेष की दशा अनुकूल हो जाती है। सब माथा पकड़ के बैठ गया। जैसे जे वक्र क्या करता है, पहला सवाल है जे वक्र क्या करता है। तो यह क्या करता है कि डिवैल्यूएशन होता है ना मार्केट में, डिवैल्यूएशन अवमूल्यन, तो डिवैल्यूएशन से जो बैलेंस का समस्या आ जाता है। भुगतान शेष मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब जो बचा हुआ, रेस्ट जो बचा हुआ, भुगतान शेष उसको बोलते हैं। ठीक है, तो शुरू में वो उसका दिखाता है कि वह कम हो रहा है, मतलब निगेटिव जा रहा है। ठीक है, लेकिन निर्यात के बढ़ने और आयात के घटने से यह फिर पॉजिटिव हो जाता है। इनिशियल ट्रेंड दिखाता है कि एंटी जा रहा है। ठीक है, कब? डिवैल्यूएशन के बढ़ने पर। डिवैल्यूएशन एक मेजरमेंट है, एक उपकरण है, एक टूल है जो आरबीआई और सरकार मिलकर उठाती है समय समय पर मार्केट को नियंत्रित करने के लिए। जैसे मार्केट में कभी सरप्लस मनी चाहिए, कभी सरप्लस क्वांटिटी चाहिए, सामान चाहिए। बाज़ार को कभी मांग की ज़रूरत होती है, कभी आपूर्ति की ज़रूरत होती है, कभी दोनों को रोकने की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए आरबीआई बहुत सारे टूल्स का उपयोग करता है। डिवैल्यूएशन भी उसमें से एक टूल है, जिसका उपयोग सरकार कभी समय समय पर करती है। तो अवमूल्यन जब किया जाता है या होता है, कई बार अपने आप भी होता है, तो उससे क्या होता है कि जो भुगतान शेष की स्थिति निगेटिव होती है शुरू में, लेकिन निर्यात के बढ़ने से और आयात के घटने से, दो चीज़ है। निर्यात के बढ़ने से यानी हम अपना सामान बाहर भेजेंगे तो निर्यात बढ़ेगा, और बाहर से सामान लेंगे तो वो मतलब आयात जो है हमारा घटेगा। तो हम बाहर से लेना कम कर दें और यहाँ से भेजें तो फ़ायदा होगा ना, बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारे फेवर में होगा। हम जैसे 100 रुपया का सामान लिए और 200 का भेज दिए, तो हम तो 200 पे लाभ कमाए और 100 रुपया घाटा से है, क्योंकि दूसरा हमको लेगा तो पैसा लेके ही देगा। तो उसी स्थिति को दर्शाता हुआ ये वक्र है कि ये कहता है कि शुरू में तो वो निगेटिव ट्रेंड दिखाता है, लेकिन जब निर्यात बढ़ जाता है, आयात घट जाता है, तो फिर से पॉजिटिव ट्रेंड शो करता है। दैट इज जे वक्र। ठीक है ना? तो क्या होगा, शुरुआत यहाँ से होगा और यहाँ से फिर ये बढ़ जाएगा तो जे हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, ये पहले नीचे आ रहा था, अब बाद में यहाँ से आयात बढ़ना शुरू हो गया, निर्यात बढ़ना, तो ये ऊपर का ट्रेंड जे की तरह दिखने लगा ना। दैट वाई इट इज़ कॉल्ड जे वक्र। समझ में आ गया? हाँ, कितना आसान चीज़ है, एक टिक मारिए, जे वक्र क्लियर। सब करना पड़ेगा, धीरे धीरे होगा ना, एक ही दिन नहीं होगा। तो इस तरह की चीज़ें आएंगी। एक वक्र और लिख लीजिए, मान लीजिए इतना लिखा है, एक नहीं लिखाएंगे, वही आ जाएगा तब। एंजल व्यय वक्र, एंजल वक्र लिखिए, एंजल व्यय वक्र, एंजल व्यय वक्र। हाँ, देखिए, जब व्यय और आय, ये सबसे आसान वक्र है, आय और व्यय के बीच संबंध स्थापित करता है। सिंपल लिखिए, आय और व्यय के बीच संबंध, यह आरेखीय संबंध होता है, लीनियर रिलेशन होता है। ठीक है। कुछ और टर्म्स हैं जो कि हम पहले बताए हुए हैं, लेकिन उसका लिस्ट आप लोग को हम देंगे, आप लोग घबराइएगा एकदम। तो आय व्यय, एक इन्फॉर्मेशन और आप लोग से बहुत इम्पोर्टेंट है, जहाँ से एक सवाल आएगा, इसलिए उसको हम बता ही देते हैं। जनगणना आप लोगों ने किया है कि नहीं किया है, भारत की जनगणना? हाँ, एक सवाल जो पूछता है, जो बार बार हम उस पर जाकर रुक जा रहे हैं, वो जो सवाल है पंचवर्षीय योजना संबंधित। ठीक है ना? आप लोग को तैयार है पंचवर्षीय योजना?
पंचवर्षीय योजना तैयार है। पंचवर्षीय योजना में एक सवाल तो अक्सर जो पूछा जाता है कि किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी को हटाने का नारा दिया गया, किस में कहा गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात। हाँ, उसका पूरा लिस्ट जो है वो हमने पढ़ाया हुआ है, उसी योजना की बात कर रहे हैं। चलिए थोड़ा सा हम लिखवा देते हैं, क्योंकि इसमें से एक सवाल जो इम्पोर्टेंट है 2-3-4 लाइन में हम बता देंगे, नहीं तो फिर आप लोग का छूट जाएगा, कहिए कि सर बोले और बताए नहीं। एक सवाल जो बीपीएससी कम से कम 9 बार पूछ चुका है, योजना से संबंधित एक सवाल बीपीएससी में 9 बार पूछा गया है अलग अलग टाइम पे। योजना आयोग का स्थापना कब किया गया बताइए। 15 मार्च 1950। 15 मार्च 1950, ठीक है। दूसरा जो सवाल उससे कम बार पूछा है लेकिन हर बार पूछता है ये भी, तो इस बार हो सकता पूछ दे कि राष्ट्रीय विकास परिषद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल किस तारीख को राष्ट्रीय विकास परिषद को किया गया। तो तारीख है 26 अगस्त 1952। दोनों एक गैर संवैधानिक निकाय हैं, ठीक है ना। चलिए वैसे एक चार्ट आपको हम भेज देंगे सभी योजनाओं से संबंधित, लेकिन एक लिखिए जो पहला मॉडल था उसको क्या कहा गया। भारत में जो 1951 से योजना शुरू होता है, हम बताए हुए हैं पहले भी, 1951 से 56 तक हैरोल्ड डोमर मॉडल, हैरोल्ड डोमर मॉडल, ठीक है ना। इसमें कृषि के विकास पर बल दिया गया, ठीक है। और इसी में पहली बार सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया। पहली पंचवर्षीय योजना में 3 बातें लिखी है, हैरोल्ड डोमर मॉडल, कृषि विकास पर बल, और तीसरा सामुदायिक विकास कार्यक्रम। आपका पहला योजना समाप्त। दूसरी योजना का लिखिए काल, लिखिए 56 से 61। दूसरी योजना का कालक्रम 56 से 61। 56 to 61। 51 से योजना शुरू होती है, इसमें एक ही सूत्र है, देखिए 51 से योजना शुरू होती है, 3 योजना लगातार चलती है, 3 योजना के चलने के बाद 3 साल का गैप आता है। समझ आ गया। तो चलिए अब हम डेट नहीं बताएंगे, अब आप लोग बताइएगा। हैरोल्ड डोमर मॉडल वाला हो गया। 56 से 61 में नेहरू महालनोबिस मॉडल, सेकेंड वाला का मॉडल का क्या है। पीसी महालनोबिस का था ही, लेकिन नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, उनका भी उसमें योगदान था। उसको पीसी महालनोबिस मॉडल भी कहीं कहीं लिखते हैं, कहीं कहीं लिखते हैं नेहरू महालनोबिस, ठीक है ना, नेहरू और महालनोबिस। इसमें आधारभूत संरचना के विकास और उद्योग के विकास पर बल दिया गया। आधारभूत संरचना और उद्योग के विकास पर बल दिया गया। और इसी योजना के अंतर्गत जो 2 बड़ी घटनाएं हुई, जैसे सामुदायिक विकास कार्यक्रम पहला में था, इसमें क्या हुआ, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हुई। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हुई। तीसरा लिखिए, तीसरा 61 से 66। कालखंड तीसरे का क्या है, 61 से 66। अभी हम पूछेंगे भी वापस। इसको कहते हैं सैंडी चक्रवर्ती मॉडल। सैंडी चक्रवर्ती मॉडल, सैंडी चक्रवर्ती मॉडल, ठीक है। इसमें स्वतः स्फूर्त अर्थव्यवस्था यानी आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था का नींव डाला गया। आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था केंद्रीय बिंदु था, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था। क्यों ऐसा किया गया, क्योंकि यही वो अर्थव्यवस्था का मॉडल है जिसमें हरित क्रांति का जन्म हुआ। हरित क्रांति और भारतीय खाद्य निगम की स्थापना पूछे किस समय में, तो इसी समय में, ठीक है। हाँ जरूरत, खाद्य निगम, खाद्य निगम। दूसरी में तो उसको रोक दिया गया था, यही तो गलती हुआ था। पहला दूसरा दोनों कृषि देना चाहिए था, लेकिन नेहरू जी ने हड़बड़ी में पहला कृषि फिर उद्योग दे दिया। कृषि का ढांचागत उतना विकास नहीं हुआ था, उद्योग के लिए संस्थागत आधारभूत का विकास नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं हड़बड़ी थी, तो उसका परिणाम हुआ कि फिर से देखा गया, तो फिर से कृषि पर आना पड़ा तीसरी योजना में, ठीक है ना। और भारतीय खाद्य निगम, ठीक है। मैंने कहा था कि 3 योजनाओं के बाद 3 साल का गैप था, तो अगली योजना का प्रारंभिक वर्ष क्या होगा, ठीक है। और वहाँ फिर 2 साल का गैप आएगा, और 80 से लेकर 50 तक हो जाएगा, ठीक है ना। तो 78 ही कहिए, 78 में ये लगभग बंद हो जाएगा, 74 to 79 जाएगा। चलिए ये अगला लिखिए ना, 69 to 74 चौथा, ये तो ठीक है। इसको कहते थे अशोक रुद्र और एलन माने मॉडल। चौथे वाले को क्या, कौन सा मॉडल कहा गया, अशोक रुद्र और एलन माने, अशोक रुद्र और एलन माने मॉडल।
इसका की पॉइंट था स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता। स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो 69 इसी में आता है, लिख लीजिए। हाँ, चौथे में ही। और 74 से 78 तक कौन सा मॉडल चला? पांचवा। ठीक है, 78 या 79 जो कहिए, इसको लिखते हैं आगत निर्गत मॉडल। आगत निर्गत मॉडल। अब इसी के बारे में सवाल पूछता है, बीपीएससी में कई बार पूछा है कि गरीबी हटाओ किस योजना में लाया गया? इसी में। गरीबी हटाओ का नारा किस योजना में दिया गया? तो 5वीं योजना में, 5वीं में। और गरीबी हटाओ के साथ साथ एक और है, 20 सूत्री कार्यक्रम का ऐलान कब किया गया? इसी में। 20 सूत्री कार्यक्रम, 20 सूत्री कार्यक्रम इसी में शुरू किया गया। ठीक है ना, मतलब 20 पॉइंट्स थे कार्यक्रम के, उसको 20 सूत्री कहते थे। 20 सूत्री कार्यक्रम। ठीक है, लिखिए। इस बार जो पूछेगा इस बार का गेस लिखवा दे रहे हैं, बाकी छोड़ दे रहे हैं। 10वां लिखिए सीधे। 10वां पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक। इसमें मनरेगा और भारत निर्माण कार्यक्रम लाया गया। मनरेगा का जन्म लिखिए। हैं? हाँ, मॉडल इसका था, योजना आयोग का पत्र का मॉडल था इसका। योजना आयोग का पत्र इसका मॉडल था, योजना आयोग के ड्राफ्ट पर आधारित था ये। और इसमें जो क्वेश्चन पूछेगा इस बार, वो पूछेगा मनरेगा और भारत निर्माण कार्यक्रम किस योजना में लाया गया? तो मनरेगा लाया गया 10वें में। ठीक है ना, बाकी और कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जनरल आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, योजना हो गया। बाकी मोशन, ये जितने भी योजनाएं हैं अभी वर्तमान में जो चल रही है महत्वपूर्ण है, वो हमने करेंट में और बाकी बताया हुआ है, तो यहाँ रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो कि हम आपको लिस्ट में ही दे देंगे, उसको देख लीजिएगा। किसी को कोई दिक्कत हो ऑनलाइन हमसे बात कर सकता है, कॉल करके बात कर सकता है। और इसमें राजकोषीय घाटा वाला तो हो ही गया, राष्ट्रीय आय भी आप लोग को समझ में आ ही गया। हाँ, एक और लिख लीजिए। लिख क्या लीजिए, उसमें से इम्पोर्टेंट है वो कर सुधार समिति वाला। पहले तुमको ये बताइए कि आप लोग को कर समझ में आता है? कैसे करों को मिलाकर जीएसटी बनाया गया? सेवा कर कहाँ से? गुड्स एंड सर्विस दोनों है ना उसमें। चलिए लिख लीजिए, तो एक बार आएगा फिर आप लोग गड़बड़। प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर का लिस्ट लिख लीजिए। ठीक है, जैसे आयकर कैसा कर है? और निगम कर डायरेक्ट टैक्स है या इनडायरेक्ट है? संपत्ति कर वेल्थ पे टैक्स लगता है, संपत्ति कर। उपहार यदि कोई मिलता है, किसी को गिफ्ट मिलता है, उस पर टैक्स लगता है, वो डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट? उपहार पे, गिफ्ट पे जो टैक्स लगता है। ठीक है, सेल्स टैक्स, संपत्ति कर, संपत्ति का वो उपहार वाला भी डायरेक्ट है। हाँ, और एक्सपेंस, आयकर, निगम कर, संपत्ति कर, उपहार कर और व्यय कर। आय कर और व्यय कर दोनों जो है, बिक्री नहीं, ध्यान दीजिएगा, बिक्री कर इनडायरेक्ट टैक्स है और व्यय कर डायरेक्ट टैक्स है। बिक्री और व्यय में फ़र्क है, ध्यान दीजिएगा। हो सकता है फंसाने का स्थिति हो तो यही पूछ सकता है। आय कर और व्यय कर दोनों डायरेक्ट टैक्स है और बिक्री कर इनडायरेक्ट टैक्स है। आय कर और व्यय कर दोनों डायरेक्ट टैक्स है, जबकि बिक्री कर इनडायरेक्ट टैक्स है, सीमा शुल्क इनडायरेक्ट टैक्स है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क इनडायरेक्ट टैक्स है, सेवा कर इनडायरेक्ट टैक्स है और जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है। अब यहाँ तक तो पूछ दिया, आगे सवाल पूछेगा जो बता रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, इसको ध्यान रखना। 2-4 मिनट में ही सारा मैटर चेंज हो रहा है, इसलिए फोकस चेंज मत कीजिए। जैसे मान लीजिए फीस दे रहे हैं स्कूल में, वो क्या है? इनडायरेक्ट वाला। हाँ, इनडायरेक्ट लिख लो। इनडायरेक्ट एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, कोई पूछा है इनडायरेक्ट पूछ रहे हैं। केंद्रीय उत्पाद शुल्क, केंद्रीय सीमा शुल्क,
बिक्री कर यानी वैल्यू एडिड टैक्स, वैट जो था पहले, और सेवा कर, जो जीएसटी जितने करों को मिला के बना ना वो सब अप्रत्यक्ष कर है। केंद्रीय उत्पाद, सीमा शुल्क, बिक्री कर और सेवा कर, ठीक है। लेकिन यदि फीस देते हैं तो वह क्या है, इसको लिखते हैं गैर कर राजस्व। फीस क्या है, गैर कर राजस्व, मतलब नॉन टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स हाँ रेवेन्यू अदर देन टैक्सेस, ठीक है। किसी पे यदि कोई जुर्माना लगता है तो उस पर जीएसटी लगता है। जुर्माना भी कर भिन्न राजस्व है, क्या है, गैर कर राजस्व है। कोई ब्याज भुगतान करते हैं, ब्याज, वह गैर कर राजस्व की श्रेणी में आता है। अच्छा, सेस और सरचार्ज में क्या फ़र्क होता है? CESS सेस, SURCHARG चार्ज, सरचार्ज। सेस और सरचार्ज, सरचार्ज उपकर, सेस मतलब उपकर और सरचार्ज मतलब अधिभार। इसका लिख लिया, परिभाषा लिखिए। सेस का परिभाषा पूछ सकता है, कर के आधार पर लगाया गया अन्य कर उपकर कहलाता है। यानी उसका टैक्स का बेस है लेकिन उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा लगा दिया, कुछ समय के लिए लगा दिया, तो उसको क्या कहते हैं, उपकर कहते हैं। जैसे कोयला आप बेच रहे हैं तो कोयला पर क्या करता है कि कोयला बेच रहे हैं, इसके आधार पर आपको क्या लगा दिया, स्वच्छ पर्यावरण उपकर। यानी कि आप कोयला बेच के पर्यावरण को गंदा कर रहे हैं तो आपके ऊपर क्या लगा दिया, एक उपकर लगा, एक और टैक्स लगा दिया। वो मद का पैसा कहाँ जाएगा, पर्यावरण को स्वच्छ करने के लिए, तो क्या कहलाएगा, उपकर कहलाएगा। कर का उप यानी कर के समीप सट के एक और कर बन गया, उप मतलब समीप, ठीक है। अधिभार क्या होता है, ये कर की दर पर लगता है। उपकर कर के आधार पर लगता है और यह कर के दर पर लगता है। यह अतिरिक्त अधिभार होता है। अधिभार मतलब जो है वो उसी पे दर पर थोड़ा सा और दर बढ़ा दिया। जैसे कि मान लीजिए किसी चीज़ में 5% का टैक्स है तो उसको बोला कि नहीं 5 नहीं 5.5% आपको देना, यानी उसके रेट को ही चेंज कर दिया। कैसे, जैसे कि मान लीजिए सेवा कर है तो सेवा कर में 5% बढ़ा दी, 0.5% बढ़ा दिया, तो उसको कहते हैं अधिभार। यानी किसी चीज़ के दर में परिवर्तन कर दिया, उसको अधिक भारी कर दिया होता है। लेकिन वो यहाँ नहीं समझ में आएगा, अधिभार राज्यपाल वाला यहाँ नहीं समझ में आएगा, वो छोड़ दो, तुम समझो लेकिन दूसरे पर नहीं समझ आएगा, ठीक है ना। तो अधिभार क्या है कि जैसे कुछ आर्टिकल हैं भारतीय संविधान में, उसमें जो लिस्ट लिखा हुआ है उन्हीं चीज़ों पर अधिभार लगा सकता है। कि आर्टिकल लिखो, इसको क्वेश्चन लिखिए आप लोग, सब लोग लिखिए। संसद, भारतीय संसद, भारतीय संविधान के 269 आर्टिकल और आर्टिकल 270 जो आर्टिकल है, यानी उसमें जिन करों का जिक्र है उसी पर अधिभार लगा सकती है। 269 और 270 में जिन करों का जिक्र है उन्हीं करों पर अधिभार लगा सकती है, यानी सरचार्ज लगा सकती है। जबकि शेष जो है, शेष जो है यह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों करों पर लगाया जा सकता है। एक प्रवृत्ति आजकल रही है, इसी के साथ इसको ख़त्म भी करेंगे अब, चूँकि आप लोग को बाकी लिस्ट दे देंगे। एक प्रवृत्ति रही है कि कौन सा टैक्स राज्य लगाता है, कौन सा टैक्स राज्य लगाता है, कौन सा केंद्र लगाता है। तो कुछ आपको बता देते हैं। जैसे मान लीजिए वाहन पर जो टैक्स लगता है वो कौन लगाता है, विज्ञापन पर जो कर लगता है वो कौन लगाता है, ये भी सर मतलब कि जिस राज्य में होता है उस राज्य, ठीक है। चुंगी कर या प्रवेश कर, चुंगी कर को क्या कहते हैं, प्रवेश कर। प्रवेश कर कौन लगाता है, यदि किसी राज्य में, धनंजय आप बताइए, आप पुलिस सेवा में हैं, यदि किसी राज्य में सट्टेबाजी अलाउड है तो सट्टेबाजी पे यदि कर लगता है तो वह राज्य का होगा या केंद्र का होगा, एग्जैक्टली, ठीक है, राज्य का ही होगा, ठीक है ना। स्टाम्प शुल्क किसका होता है, राज्य का या केंद्र का, यह भी स्टेट का होता है, ठीक है। तो इसका एक लिस्ट होता है, आप लोग देख लीजिएगा कौन किसके द्वारा आरोपित किया जाता है, कौन किसके द्वारा संग्रहित होता है। कुछ ऐसे टैक्सेज हैं उनका एक लिस्ट आप देख लीजिएगा, नहीं तो हम भेज भी देंगे, ठीक है। चलिए, एक फुल फॉर्म लिखिए। पैन नंबर तो आप लोग सभी जानते हैं, पैन नंबर का फुल फॉर्म परमानेंट अकाउंट नंबर होता है। टैन नंबर का क्या फुल फॉर्म होता है, इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है, टैन। पैन नहीं इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है, टैन, TAN।
10 नंबर, बोलिए। देखिए टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर, 10 नंबर इसको बोलते हैं। टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन, टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर, ठीक है ना, 10 नंबर। ये इम्पोर्टेंट है इस बार के लिए। आपको जो वक्र बताया थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लेते हैं, हमको लग रहा है कुछ वक्र आप लोग मिस कर रहे हैं। लाफर वक्र में क्या है बताइए तो, ठीक है। फिलिप्स वक्र में किन दो चीज़ों के परिवर्तन का दर देखा जाता है? फिलिप्स वक्र में दो एलिमेंट कौन कौन से हैं? फिलिप्स वक्र में क्या? मौद्रिक मजदूरी के दर में परिवर्तन, ठीक है। मौद्रिक मजदूरी और बेरोजगारी के दर में परिवर्तन। कुजनेट्स वक्र किन दो चीज़ों का रिलेशन दर्शाता है? कुजनेट्स वक्र U और J किन दो वक्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं? J का नाम भी J वक्र है। J को J वक्र क्यों कहा गया? शुरू में नीचे जाता है और बाद में आयात के घटने और निर्यात के बढ़ने से वो फिर ऊपर जाता है, तो उसको J बन जाता है। U क्यों कहते हैं? क्या कौन? बोलो, तुम बोलो। हाँ, क्या होता है उसमें? हाँ, प्रजनन और आर्थिक विकास में आय है ना, आय और आर्थिक विकास नहीं होगा, आय प्रति व्यक्ति आय के बढ़ने और प्रजनन, हाँ वही है, आर्थिक विकास प्रति व्यक्ति आय से ही, ठीक है ना। तो ऐसी चीज़ें हैं, लगभग आपको कुछ और भी इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें जो कि बता सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने बताया हुआ है इसलिए उसको स्किप कर रहे हैं। जैसे GI टैग से एक सवाल इस बार लिख लीजिए आएगा। GI टैग का मैंने लिस्ट भी दिया हुआ है, आप लोग पढ़े हैं GI टैग? चलिए, GI टैग में बिहार से जो चीज़ें हैं उनको खास तौर पे देख लीजिएगा। जैसे मगही पान, कहाँ का है? जर्दालू, हाँ जर्दालू आम कहाँ का है? बिहार में कहाँ का है? इसमें लोकेशन बताना होता है। पान जैसे तिरूर का पान को GI टैग मिला है, तिरूर के पान को। मगही पान तो है, तिरूर का पान ये कहाँ का है? तिरूर का पान, हाँ तिरूर, तिरूर का पान जो है यह केरल से संबंधित है, ठीक है ना। तो इसका लिस्ट हम दे देंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है आपको, IBRD हमने बता ही दिया था, IBRD की कोई दिक्कत नहीं है। जनसंख्या आप लोगों ने पढ़ा है? जनसंख्या में बताइए बिहार का स्थान कौन सा है जनसंख्या में? बिहार का जनसंख्या में भारत में क्या स्थान है? बिहार की जनसंख्या अभी कितनी है? 46 नहीं, एग्जैक्ट आंकड़ा बताइए। 10, 40 से 46 नहीं है, हाँ 40 से 40। भारत की साक्षरता दर अभी कितनी है? भारत की साक्षरता दर 73%, 11 के हिसाब से 70 कितना? 73%, वेरी गुड, ठीक है। भारत की नगरीय जनसंख्या कितनी है अभी? परसेंटेज में बताइए। भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या नगरीय है? 31.2। भारत में महिला की जनसंख्या कितनी है 11 के अनुसार? नहीं याद है? नहीं, चलिए जनसंख्या का पूछेगा जो सवाल वो बता रहे हैं, लिखिए। भारत में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 17.7। एकदम रट जाइए, इसमें कहीं कोई दिमाग नहीं लगाना है, कोई इसमें कोई समझने की बात ही नहीं है। 17.7, ठीक है ना। भारत का लिंगानुपात कितना है? 943। एक सवाल हम पूछ रहे हैं, ये बताइए, विश्व के 10, ध्यान से सुनिएगा, विश्व के 10 सर्वाधिक जनसंख्या वाले देशों में, फिर से रिपीट कर रहे हैं, विश्व के 10 सर्वाधिक जनसंख्या वाले देशों में कौन सा ऐसा देश है जिसका जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है? चीन का घनत्व भारत से अधिक नहीं है, चीन का क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा है। वो तो है, हमारा सवाल सुन लीजिए। विश्व के 10 जनसंख्या वाले देशों में कौन सा ऐसा देश है
जिसका जनसंख्या घनत्व भारत से ज़्यादा है। टॉप 10 जो पॉपुलस कंट्री है ना, घनत्व आप लोग समझते हैं, जनसंख्या घनत्व कहते हैं किसको है? क्या बोलिए धनंजय? घनत्व उसका भी कम है, बांग्लादेश। ठीक है ना, यह क्वेश्चन आएगा तो आदमी कंफ्यूज हो सकता है, इसलिए मैंने बता दिया। भारत की जनसंख्या घनत्व लिख लीजिए 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 382। ठीक है ना, 73% यहाँ का साक्षरता है, 62 करोड़ 31 लाख पुरुष हैं, 58 करोड़ 74 लाख महिलाएं हैं। 58-74 पुरुष की जनसंख्या है 62.31 करोड़, 62.31 करोड़। ठीक है, परिवार नियोजन का प्रतीक चिन्ह क्या है? लाल तिकोना त्रिभुज ऐसा नियोजन का प्रतीक है। चलिए, भारत में वर्ग 1 श्रेणी का नगर होने के लिए कम से कम कितनी जनसंख्या होनी चाहिए? वर्ग 1 के लिए 1 ही लाख होता है, और 10 लाख जो है ना वो महानगर के लिए होता है। ठीक है ना, वर्ग 1 का शहर के लिए 1 लाख और महानगर के लिए 10 लाख। 2000 के जनसंख्या में कई शहर महानगर बने। ठीक है ना, तो भारत में 1 लाख की जनसंख्या वाले 11 की जनगणना के हिसाब से 7935 शहर हैं। कितने? 7935, यानी लगभग 7935 शहर जो हैं 1 लाख की जनसंख्या वाले हैं। ठीक है, और 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 53 शहर हैं, 53, यानी महानगरों की संख्या जनसंख्या के हिसाब से 53 है। और 40 लाख से ऊपर जो शहर होते हैं, जिनकी जनसंख्या 40 लाख से ऊपर होती है, उनको अब मेगा सिटी कहा जाता है। पहले उनको महानगर कहते थे, लेकिन अब क्या कहते हैं? मेगा सिटी, यानी 1 लाख तक शहर और 10 लाख तक मिलियन सिटी, और उसके बाद मेगा सिटी। तो यह 9 हो जाएंगे। कितने हैं? 9। तो इन्हीं को क्या कहेंगे? 40 लाख से ऊपर वाले को हम लोग एकदम मेट्रोपॉलिटन शहर कहते हैं इनको महानगर की श्रेणी में इनको रखा जाता है, मतलब सुपर, उससे भी मेगा सिटी कह सकते हैं। तो इसमें 9 का नाम महत्वपूर्ण है, 9 का नाम महत्वपूर्ण है। तो दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई तो याद ही है 4, बाकी 5 का नाम बता दीजिए। बेंगलोर, 5वां लिखिए, बेंगलोर। इसका फॉर्मूला है भाप से। 4 याद रहेगा, बाकी याद नहीं रहेगा तो उसको भाप से याद कीजिए। कैसे? BHAP और BHAP याद रहेगा। बेंगलोर के बाद H से क्या होगा? हैदराबाद, उसके बाद अहमदाबाद, और P से पुणे, अहमदाबाद के बाद पुणे, और सूरत, आखिरी सूरत। तो याद हो जाएगा, बेंगलोर, हैदराबाद, अहमदाबाद, पुणे और सूरत। ठीक है, तो ये सब शहरों का ये क्रम है, याद रहेगा। अब तो 9 शहर आपको याद हो गए 40 लाख से ऊपर वाले। वैसे खूब बढ़िया चार्ट बनाए हैं इनका, जो शहर राज्यों का है और शहरों का, उन सब का, कि सबसे अधिक लिंगानुपात कहाँ है, सबसे कम कहाँ है। इसको एकदम चार्ट तो दे देंगे, लेकिन उस चार्ट का आप फॉर्मूला अपने हिसाब से बनाइएगा। जैसे 1-2 बता रहे हैं कि जनसंख्या के लिए 5 राज्य कौन कौन से हैं? सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 राज्य बताइए। यूपी के बाद बिहार, तीसरा पर जब है तो अभी ना बताया, बिहार तीसरा पर है। उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र, बिहार। आप लोग का माइक जो है ना ब्रेक हो गया है, तो बैटरी डाउन है, इसलिए माइक यूज़ मत कीजिए। अब हम इस चार्ट को भेज देंगे, देखिए लिख लीजिए। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, यह सर्वाधिक जनसंख्या वाले हैं। और उल्टा जो क्या है? SMAG, हम फार्मूला भी बताया था एक बार। SMAG उल्टा है, स्मैग, आंध्र प्रदेश। सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा। SMAG, स्मैग, स्मॉल एंड गुड। सिक्किम, मिजोरम, गोवा। ठीक है ना। दशकीय वृद्धि कहाँ है? जनसंख्या घनत्व के हिसाब से पूछेगा तब बिहार टॉप पे रहेगा। देखिए, जनसंख्या घनत्व के हिसाब से 1106 है बिहार का, उसके बाद पश्चिम बंगाल, फिर केरल, फिर यूपी, हरियाणा। ये चार्ट आप लोग को कभी 10 मिनट बैठ के याद करके फेंक देना चाहिए। ये सब दोनों जनसंख्या, भारत की जनसंख्या और बिहार की जनसंख्या, बैठिए आधा घंटा, जब तक आप इससे खुद संघर्ष नहीं कीजिएगा हमारे बताने से याद नहीं होगा। थोड़ा थोड़ा टाइम इसमें दीजिए।
और ये सारी चीज़ें प्लस जो डेटा हम बताए कि आपको CRR, रेपो रेट, रिवर्स रेट, आज ही आप लोग कलेक्ट करके और हमको रात में जाके मैसेज कर दीजिएगा कि हमको ये डेटा मिला है। हम क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे, जिसका सही रहेगा उसको बता देंगे। ठीक, वो हम दे देंगे, मेरे पास तो जब बजट में बताए हैं ना। चलिए, और क्या है इम्पोर्टेंट, थोड़ा रफ्तार में देख लें। सस्टेनेबल डेवलपमेंट से भी एक सवाल आता है, GI हो गया। हाँ, इंडेक्स आप लोगों ने याद किए कर रखा है ना पहले से, इंडेक्स हम नहीं बता रहे हैं इसमें। चलिए, समाप्त हो गया ये आपका। इकोनॉमिक्स में जितना कुछ पढ़ाना था उससे ज़्यादा ही बता दिया। और इसके बाद एक मिसलेनियस का मामला छूट रहा है जो विविध होता है। सबसे पहला, सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे ऊंचा, सबसे पहले जो करते हैं उनका वैसा स्टैटिक GS जो कहते हैं। तो स्टैटिक GS किसी भी किताब को जिसको आप फॉलो करते हैं उसको देख लीजिएगा। वैसे कुछ इन्फॉर्मेशन हम भी ग्रुप में भेज देंगे, शेयर कर लेंगे आप लोगों से। और आपका 40 दिन वाला क्लास जो है वह चलता रहेगा, उसको ऑनलाइन आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे तो जुड़ सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन में जो लोग हैं वो लोग अपना जाके इसको पढ़ें। किसी को कोई सवाल होगा ग्रुप में बात करेगा, मैसेज कर देगा। थैंक यू।